हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वीडियो मैथमेटिक्स फोर्थ, जो कि एक्सेप्ट सिविल ब्रांच बाकी अदर ब्रांचेस के लिए अप्लीकेबल है एज पर एकेटीयू सिलेबस। तो नेक्स्ट हमारा जो सोल्यूशन है वो हीट इक्वेशन का है। इसके पहले हम लोग वेव इक्वेशन पढ़े थे, अभी हमारा हीट इक्वेशन आएगा। अब 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन आएगा जिसको हम लाप्लास इक्वेशन भी कहते हैं। उसके बाद आपका स्ट्रीमलाइन इक्वेशन आएगा और सिलेबस खत्म। इसके इस वीडियो के बाद लगभग मैक्स टू मैक्स 3 वीडियो लेक्चर और मिलेंगे जिससे कि ये भी यूनिट आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्व कैसे करेंगे और इसका प्रॉब्लम कैसे आते हैं। वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, यही मेथड आपके सिलेबस में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन होता है del u by del t इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2u upon del x2। c स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, वो डेरिवेशन में आता है कि कहां से आया था ये हीट इक्वेशन, उसके डेरिवेशन में आता है c स्क्वायर। u इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, x इज द डायमेंशन, t इज द टाइम। और u यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर को। ध्यान रखिएगा, बिकॉज हीट फ्लो करेगी, ऑब्वियस हीट फ्लो का मतलब टेम्परेचर से मतलब है। तो u इज टेम्परेचर दैट इज डिपेंड ऑन x एंड t। x इज द डायरेक्शन या डायमेंशन बोल सकते हैं, हीट फ्लो करने का डायरेक्शन या डायमेंशन, t इज द टाइम टेकन। ओके, अब इसको अगर हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करना है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या मानते हैं, u को मानेंगे ये किसका फंक्शन है, x और t का। तो कैपिटल x और कैपिटल t, x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली एंड t इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल t इज द फंक्शन ऑफ t ओनली होता है। ये ध्यान रखिएगा जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, अब आपको क्या करना है, जो इस इक्वेशन में रिक्वायरमेंट है, इस इक्वेशन से फर्स्ट को उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए del u by del t यानी एक बार t के रिस्पेक्ट में चाहिए और 2 बार आपको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल चाहिए। तो जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x एज इट इज del कैपिटल T अपॉन del t हो जाएगा इसका। सिमिलरली इसको x के रिस्पेक्ट में 2 बार करेंगे तो t कैपिटल T एज इट इज del कैपिटल X अपॉन del x2 हो जाएगा। तो del 2u अपॉन del x2 की वैल्यू t del 2x अपॉन del x2 हो जाएगा। ये जो दोनों वैल्यूज है, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दिए गए इक्वेशन में जिसको हमें सॉल्व करना है, यानी 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम लोग ये, और दूसरे साइड ये वैल्यू रख दिया। देखिए एक वैल्यू आपको यहाँ रख दी जाएगी, x del t by del कैपिटल T अपॉन del t इज इक्वल टू c स्क्वायर t del 2x अपॉन del x2। c स्क्वायर एज इट इज del 2u अपॉन del x2 की वैल्यू रखी गई है। तो आप देख सकते हैं t del 2x अपॉन del x2। ओके, अब इनको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो लाइक वेरिएबल हो एक साइड, जो दूसरे वाले वेरिएबल हो दूसरे साइड, मींस x वाला एक तरफ del x के साथ और t वाला del t के साथ। तो आप देख सकते हैं ये कैपिटल del t by del t है, इसके साथ c स्क्वायर t है तो डिवाइड में इधर ला दिया, इसको इधर डिवाइड कर दिया और x को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं तो ये आपका पूरा जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द फंक्शन ऑफ t ओनली और दिस इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। और आपको बताया गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। मैंने बोला आपको माइनस पी स्क्वायर हर केस में लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब पहला माइनस पी स्क्वायर वाला फैक्टर लेके सॉल्व करेंगे और दूसरा माइनस पी स्क्वायर वाला फैक्टर लेके सॉल्व करेंगे। पहला और पी स्क्वायर लेकर के कैपिटल टी की वैल्यू निकालेंगे, दूसरा और पी स्क्वायर लेके कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख देंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। ओके, तो अब पहला और लास्ट लेते हैं माइनस पी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं del t अपॉन del स्मॉल t c स्क्वायर t इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करेंगे तो del कैपिटल T अपॉन कैपिटल T एक साथ, del स्मॉल t एक साथ इधर हो जाएगा। तो del t अपॉन कैपिटल T, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो log t आ जाएगा और ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, del t का इंटीग्रेशन किया तो स्मॉल t आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं log t माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगेगा, तो इधर log है इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 के साथ भी log ले लिया, उसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा। तो log t माइनस log c1 ये बचेगा और यहाँ पे log m माइनस log n यानी log m by n का फॉर्मूला लगेगा। आप लोगों को मालूम होगा log m by n मीन्स आप लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो उसी फॉर्मूले के थ्रू log t by c1, log हटाएंगे तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, e के पावर में आ जाएगा, c1 डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन आया पहला और आखिरी लेने पे t की वैल्यू आ गई c1 e पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t, सिंपल सा। सिमिलरली सेकंड फ्रैक्शन और माइनस p स्क्वायर को साथ में इक्वेट करते हैं और कैपिटल x का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो del 2x अपॉन del x2 माइनस p स्क्वायर कैपिटल X ये मिल जाएगा, क्योंकि कैपिटल X डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड ले आया तो आप देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन है जिसके राइट साइड पे 0 है तो इसका खाली CF निकलेगा। अगर राइट साइड में कुछ और फंक्शन होता तो उसका PI निकलता, दोनों को ऐड कर देते यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट राइट साइड में 0 है तो खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा, वही कैपिटल X का सॉल्यूशन हो जाएगा।
और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने से पहले हमें निकालना पड़ता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब डेल टू ऑफ डेल एक्स टू को आपने m स्क्वायर कर लिया, यानी डेल ऑफ डेल एक्स को m मानते हैं, आपको पता होगा डेल ऑफ डेल एक्स को कैपिटल D या m मानते हैं, तो यहाँ पर रख लिया m का स्क्वायर, आप देख सकते हैं m का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे आप, p स्क्वायर इधर आ जाएगा और रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट IP। आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट बना, ये आपका ये वैल्यू जो आई m की वो आ गया अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। आपको याद होगा जब अगर आपको ऑक्सिलरी रूट कॉम्प्लेक्स मिलता है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा मिलता है, तो उस केस में आप क्या लिखते हैं, c1 e टू द पावर अल्फा x इनटू cos बीटा x प्लस c2 e टू द पावर अल्फा x इनटू sin बीटा x। बट ध्यान रखिएगा अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ का रियल वाला पार्ट नहीं है, खाली इमेजिनरी वाला पार्ट है, तो अल्फा वाला 0, अल्फा की वैल्यू 0 होगी। अल्फा 0 होगी तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो c2 e टू द पावर अल्फा x, अल्फा की वैल्यू 0, e पावर 0 की वैल्यू 1, इसलिए e का पार्ट नहीं है, खाली cos है। बीटा की वैल्यू क्या है, p है, तो cos px प्लस c3 e टू द पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 है, यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, अल्फा की वैल्यू 0 है, तो c पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो c3 sin px। अब c2 c3 क्यों लिया गया, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसी क्वेश्चन में c1 ऑलरेडी हम यहाँ पे t के लिए ले चुके हैं, इसलिए c2 और c3 लिया। हमें पता है राइट साइड में 0 है, इसलिए जो CF आएगा यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा वही हमारा सोल्यूशन होगा, तो x c2 cos px प्लस c3 sin px आ गया। अब ये कैपिटल X और कैपिटल T की वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे 1 में, जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा। ये देख सकते हैं ये T की वैल्यू होगी और X की वैल्यू होगी, तो ये रिक्वायर्ड आपका वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। अब देखिए ये सोल्यूशन अलग से एग्जाम में नहीं आता, आपको कोई न्यूमेरिकल देता है उसमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। आप इस सोल्यूशन को डायरेक्ट यूज करेंगे जब कोई न्यूमेरिकल हीट फ्लो का आएगा तब। तो एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करता है, इसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं जरा। देखिए फाइंड द टेम्परेचर इन अ बार, बार मतलब कोई रॉड दिया गया है ऑफ अ लेंथ 2 यूनिट मालूम नहीं तो 2 मीटर 2 सेंटीमीटर व्हाटएवर आपकी जो मर्जी वो ले सकते हैं। 2 मीटर लेंथ का एक रॉड है, बार है, उसमें जो टेम्परेचर है फ्लो कर रहा है, फाइंड द टेम्परेचर इन अ बार, उसमें जो टेम्परेचर यानी हीट फ्लो करे उसका आपको सोल्यूशन बताना है कि कितना टेम्परेचर फ्लो करेगा, कितनी हीट फ्लो करेगी। बेसिकली हीट 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर लेंथ का बार है तब, जिसके इंच जो है 0 डिग्री पर है, लिखा है कि दोनों जो किनारे हैं उस बार के x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सपोज दैट ये बार है, यहाँ से हीट फ्लो करेगी तो यहाँ पर पहला सिरा है, यहाँ पर भी टेम्परेचर 0 और आखिरी सिरे पर भी टेम्परेचर 0, ऐसा बोला जा रहा है। तो पहले केस में x इक्वल्स टू 0 होगा, सेकंड एंड पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसकी x क्या है डायमेंशन, डायमेंशन क्या है लेंथ इसका 2 दिया हुआ, ठीक है। और उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है sin पाई x प्लस 3 sin 5 पाई x है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में आया हुआ है, तो प्लीज एकेटिव के हिसाब से एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं। एक चीज और इसमें दिया, लेटरल सरफेस इज इंसुलेटेड। लेटरल सरफेस इंसुलेटेड का मतलब कि इसमें जब हीट फ्लो कर रही है तो इसकी ये जो अदर सरफेस है उधर इसका हीट लॉस नहीं होगा, इसको कोटिंग कर देगी, हीट सीधे लेंथ के डायरेक्शन में ही आगे फ्लो करेगी। इंसुलेशन का मतलब सिर्फ यहाँ पर होता है, आपको इसको कोई यूज नहीं करना है, इसमें हीट लॉस से लेना देना नहीं है आपको सीधा इसका सोल्यूशन निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर। अब ये पता चल गया कि फाइंड द टेम्परेचर इन अ बार, बार बोला यानी टेम्परेचर की बात करेंगे तो हीट फ्लो का एक प्रॉब्लम हो गया, और हीट फ्लो के लिए वन डायमेंशनल बार दिया है तो लेंथ की बात कर रहा है खाली, ऐसा नहीं कि कोई एरिया दिया है। सरफेस दिया होता तो एक्स भी चलता वाई भी चलता, वो 2 डायमेंशन हो जाता, सिर्फ लेंथ की बात कर रहा है इसलिए वन डायमेंशनल हीट फ्लो की बात करेंगे। तो इसमें लिखा नहीं है वन डायमेंशन, आपको समझना है बिकॉज बार बोला है इसलिए वन डायमेंशन है, ठीक है। अब वन डायमेंशन हीट का जो इक्वेशन होता है वो ये दिया होता है, तो वो इक्वेशन हमने डायरेक्ट लिख लिया। एग्जाम में अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तो आपको इसका डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा कि u आया कहां से था, जैसे कि हमने अभी किया है, क्योंकि 10 मार्क्स में आता है तो इसका डेरिवेशन आपको दिखाना पड़ेगा। तो u इज इक्वल टू इसका सोल्यूशन ये होता है। अब यहाँ पर हमारा एक क्या c1 c2 c3 की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही करना है कंडीशन यूज करके, क्योंकि उन्होंने जो कंडीशन दी गई है। अब देखिए इसमें पहला कंडीशन यूज करना है हमें, टेम्परेचर एट इंच यानी किनारे पे, दोनों इंच पे बार के टेम्परेचर क्या है 0 है, तो अभी पहले इंड की बात करते हैं, यानी ये यहाँ पर टेम्परेचर 0 और यहाँ पर भी टेम्परेचर। जब यहाँ पे टेम्परेचर की बात करेंगे तो x इक्वल्स टू 0 लेंगे बिकॉज पहला सिरा है, और दूसरे सिरे पे जाएंगे तो x इक्वल्स टू 2 लेंगे, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर यानी u की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट इंड पर x 0 रखने पे u 0 है, तो यहाँ पर u की वैल्यू 0 रख देंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 तो sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरा पार्ट खत्म। c2 cos
p मिलेगा क्योंकि x की वैल्यू 0 रखा, cos 0 की वैल्यू 1 तो c2 मिलेगा, c2 into c1 e पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करने के बाद यही बचा हुआ है आपका u की वैल्यू रख दिया यहाँ पर c1 c3 e पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t sin px। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो c1 और c2 e पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t बचेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो c2 इंटू ये पूरा टर्म आएगा और ये u इक्वल टू 0 है, तो दो का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ से c2 को हम 0 कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये c2 वाली वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, तो cos वाला पार्ट खत्म, c3 sin px इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c1 c3 e पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t sin px। अब हमारे पास दो कांस्टेंट और बच रहे हैं, कौन कौन से? c1 और c3। इनकी वैल्यू निकालने के लिए दूसरी बाउंड्री कंडीशन, पहले पे इनिशियल था, यहाँ पे फाइनल, यहाँ पर x इक्वल टू 0, टेम्परेचर 0, आगे फ्लो किया, ये लिखा हुआ कि इंड्स पर जो उसके सिरे हैं वहां पे भी टेम्परेचर 0 है दोनों किनारे पे। अब इस किनारे पे हीट ट्रेवल करते हुए पहुंच गई, यहाँ पर जब गई तो u की वैल्यू 0 हो रही, फिर क्योंकि इन्होंने बोला है टेम्परेचर 0 है, लेकिन x कितना हो जाएगा? जितनी इसकी लेंथ है, तो लेंथ दिया है 2। तो आप देख सकते हैं इस केस में सेकंड एंड पर u की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2। तो फिर से इस इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे, u की वैल्यू 0 रखेंगे, जहां जहां x है वहां पे 2 रखेंगे, तो c3 sin p into x यानी 2p हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं sin 2p और c1 c3 e पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t हो गया। सेकंड कंडीशन याद रखिएगा, एक बार मैं आपको समराइज करूंगा, जब सेकंड कंडीशन बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं तो वहां से हमेशा p निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये भी 0 हो सकता है, दूसरा ये भी 0 हो सकता है, तो हमने इसको 0 लिया क्योंकि हमें p निकालना है। पहला कंडीशन कांस्टेंट निकालने के बाद अगला स्टेप होता है p कैलकुलेट करना। अब sin 2p 0 होगा क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दिया। अब sin अल्फा अगर 0 है तो अल्फा n पाई होता है, तो sin 2p 0 तो 2p n पाई, और p की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा n पाई बाई 2। अब वापस से ये वैल्यू जो p की आई है वो इस इक्वेशन में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों प्लेस पर रखेंगे। तो रखने के बाद देखिए क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू, अभी देखिए जब इसको मल्टीप्लाई किया c1 c3 तो इसको c1 c3 होगा, सॉरी इसे c1 c3 को bn मान लिया, तो c1 c3 के प्लेस पर bn रखा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम बात करेंगे आगे। साइन, उसके बाद देख सकते हैं साइन px, तो p की वैल्यू n पाई बाई 2 है तो n पाई बाई 2 x हो गया, इंटू e पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t, तो p स्क्वायर की वैल्यू रखना है हमें n पाई बाई 2, तो n पाई बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे bn क्यों रखा गया? पॉइंट ये आते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि bn यूज क्यों करते हैं। रीजन क्या है, हमारे पास अभी दो कांस्टेंट बचे हैं, दोनों प्रोडक्ट के रूप में हैं, और ऑलरेडी जब हम यहाँ पे p की वैल्यू निकालते हैं तो n पाई आ जाता है, और ये जो n होता है वो हमेशा कोई इंटीजर होता है, हमेशा इंटीजर होता है, z में बिलोंग करता है। इंटीजर मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी होता है, प्लस 1 2 3 या माइनस 1 2 3 होता है। इस n के आने की वजह से फिर हमें जनरल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, b1 b2 से काम नहीं चलेगा, इसीलिए इसको हमने लिख लिया नोटेशन के तौर पे, इन दोनों कांस्टेंट को bn माना, क्योंकि n यहाँ पर भी है n यहाँ पर भी है। अब n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हम किसके लिए सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। तो ये हमारा bn यूज करने का मकसद यही होता है बच्चों, अक्सर ऐसे क्वेश्चन में मिलेगा, बुक में भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दो जो लास्ट के कांस्टेंट बचते हैं उनको bn मान लिया, बिकॉज अंदर भी n आ जाता है फंक्शन के साथ, साइन या एक्सपोनेंशियल जो भी दिया हुआ है। अब जनरल सॉल्यूशन जो हमारा हो जाएगा वो u इज इक्वल टू, चूंकि n आ गया है तो समेशन लगाना पड़ेगा, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n पाई x बाई 2 e पावर माइनस c स्क्वायर n पाई बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर था, देखिए p स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे वैल्यू n पाई स्क्वायर होगी, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसका समेशन हम एक्सपेंशन करेंगे, बट उसके पहले जो इनिशियल कंडीशन दिया उस पर आएंगे। इसमें इन्होंने लिखा है कि जो इनिशियल टेम्परेचर है, स्टार्टिंग का टेम्परेचर है, वो ये आपको दिया गया है, u की वैल्यू दी गई इनिशियली। इनिशियली का मतलब क्या हुआ, जब t इक्वल टू 0, जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है। इनिशियल का मतलब हो गया जब t इक्वल टू 0 हो, तो t इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू ये हमें मालूम है। अब ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब ये वैल्यू u की दी गई, इसको यूज कैसे करना। तो प्लीज ध्यान से जरा सोचिए, अगर हम इसमें देखें और जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हमने बनाया, दोनों को हम कंपेयर करें तो साइन का फंक्शन किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं साइन का फंक्शन किस तरीके से वेरी कर रहा है कि जहां n है वहां पर 5 दिखाई दे रहा है, और पहले वाले में कुछ नहीं है, n की वैल्यू यानी 1 होगा। तो ये सीरीज को देख करके ही हमेशा कंपेयर करना पड़ेगा। एक तो n की वैल्यू 1 से काम चल रहा है और दूसरा n की वैल्यू 5 से चल रहा है, यानी इस सीरीज को हम एक्सपेंड करेंगे तो n इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू आएगी, प्लस 2 के लिए नहीं लेना है, 3 के लिए नहीं लेना है, 4 के लिए नहीं लेना है, 5 के लिए लेना है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है, यहाँ पे n की वैल्यू 5 दिखाई दे रही है। तो यहाँ n इक्वल टू 1 और 5 के लिए ही खाली इससे हम कंपेयर करेंगे। जब t इक्वल टू 0 रखेंगे इस वाले में तो आप देख सकते हैं e पावर 0 इसकी वैल्यू 1, तो खाली साइन सीरीज बचेगी। और साइन सीरीज को जब एक्सपेंड करेंगे और इससे इक्वेट करना पड़ता है, तो एक्सपेंड करने के बाद आप देख सकते हैं n इक्वल टू 1 वाली वैल्यू खाली कंपेयर हो सकती है और n इक्वल टू 5 वाली वैल्यू कंपेयर हो सकती है। तो जब कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ पे मैंने दोनों साइड लिख दिया, और ये जो राइट साइड वाला पार्ट है वो इक्वेशन 4 का एक्सपेंशन है। यहाँ पर लिखा गया n इक्वल टू 1 वाला और n इक्वल टू 5 वाला, क्योंकि बीच की वैल्यू से या बाद की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, खाली उन्हीं से कंपेयर करेंगे जो हमें इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया होगा। तो कंपेयर करने के बाद ये पता लग रहा है कि n इक्वल टू 1 के लिए और n इक्वल टू 5 के लिए कंपेरेबल है। अब कंपेयर करेंगे तो जब जैसे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो b1 हो जाएगा और n इक्वल टू 5 वाले में b5 हो जाएगा, तो b5 और b1 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर b1 इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे तो b1 इक्वल टू 1 हो गया। जब आपने इधर 5 वाले को 5 से कंपेयर किया क्योंकि यहाँ 5 था, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है b5 का 3, तो b5 इक्वल टू क्या हो गया 3। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ जो इक्वेशन दिया होगा उसको देख करके कंपेयर करेंगे कि n के किस वैल्यू के लिए ये बन रहा है सीरीज का एक्सपेंशन, वही वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो b1 इक्वल टू 1, b5 इक्वल टू 3। अब आपको ध्यान रखना है b1 इक्वल टू 1, b5 इक्वल टू 3 सीधे इक्वेशन 4 में रख देना है, जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। तो सीरीज को एक्सपेंड करेंगे, अब खाली दो ही वैल्यू के लिए कंसीडर होगा, समेशन है तो b1 b2 b3 b4 b5 के लिए सबके लिए होगा, तो b1 और b5 वाला टर्म लिया जाएगा, बाकी सारे टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो b1 की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इंटू साइन पाई एक्स बाई 2 ये वाला टर्म पूरा रहेगा। अब कितना लेना है, n की वैल्यू 1 वाला, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। उस केस में b1 की वैल्यू 1 आई थी, ये लिख दिया। सिमिलरली फिर कौन सा टर्म लिया जा रहा है, 5 वाला, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। जब 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर b5 रखा जाएगा, b5 की वैल्यू क्या आई है 3। तो b1 b5 की वैल्यू रखने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो u इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 2 ई पावर माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी बाई 4 प्लस 3 साइन 5 पाई एक्स बाई 2 ई पावर माइनस 25 सी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी बाई 4। बाई 4 कहाँ से हो रहा है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, n पाई बाई 2 का स्क्वायर है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, इसलिए e के एक्सपोनेंशियल की पावर में 4 ऑलरेडी आएगा। तो लास्ट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम ये वैल्यू खाली b1 और b5 वाली क्यों ले गई, यानी n इक्वल टू 1 और 5 पे क्यों लिया गया। वो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सा एक्सपेंशन दिया गया है, किस टर्म की वैल्यू दी गई है। तो कंपेयर करने पे यहाँ पे n इक्वल टू 1 दिख रहा था, यहाँ पे n इक्वल टू 5, इसीलिए खाली वही दोनों वैल्यू ली जाती है, बाकी नहीं ली जाती है। तो स्टूडेंट वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, अगर 2 यूनिट का रॉड दिया है तो उसका फ्लो का जो टेम्परेचर होगा वो किसी पर्टिकुलर टाइम t के लिए वो ये वैल्यू निकलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, प्लीज इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। सिमिलर क्वेश्चन मैंने एक दिया हुआ है और इसमें भी वही है कि वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व करिए। कंडीशन दे दिया है x की वैल्यू 0 पर u 0, x 0 मतलब पहला सिरा, पहला एंड। उसके बाद x इक्वल टू l t इक्वल टू 0, l आ गया मतलब दूसरा सिरा, उसकी लेंथ l दे दिया, जहां 2 हम लोग यूज करें तो वहां पे l यूज करेंगे, ये हो गया। एंड u x 0 इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पे 0 देने का मतलब टेम्परेचर T0, यानी इनिशियल केस है। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया ना कि एट t इक्वल टू 0 u किया दिया है, तो t इक्वल टू 0 पे u की वैल्यू x है। तो जैसे अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे, हमने ये एक्सप्रेशन लिखा, यहाँ खाली x लिखा जाएगा, फिर दोनों साइड कंपेयर करके आप देख लेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार मैं समराइज करना चाहता हूँ, हीट इक्वेशन का ये सोल्यूशन जो हो चुका है, आप ये जो u आया इसी को लेके यूज करेंगे, खाली कंडीशन यूज करेंगे इस क्वेश्चन में और इसी तरह सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहला टारगेट होगा आपका कि C2 एलिमिनेट करना, C2 एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आपका टारगेट होगा कि दूसरे सिरे वाला कंडीशन यूज करके यहाँ पर x की वैल्यू जब 2 दिया हो, यहाँ पर l दिया है, उस पर भी u 0 है, उसको यूज करके p निकालना। पहले C2 निकालना, फिर p निकालना, फिर लास्ट में जो C1 और C3 आएगा उसको B1 मान लेना, जनरलाइज करके देखना कि n के किस वैल्यू के लिए ये कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये आप जरूर सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए, मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। थोड़ा ज्यादा होगा बट प्लीज इसको आप बारीकी से पढ़ें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।